राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस हार का रिकॉर्ड बना रही है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हारी है और राहुल गांधी को पीएम का फेस बनाकर हारी है। जनता ने तो उनके चेहरे को हर बार नकारा ही है, लेकिन अब पार्टी के भीतर से भी इस तरह का स्वर फूटने लगा है और प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग उठने लगी है। राहुल गांधी से कांग्रेस का अब भला नहीं होने वाला है, कांग्रेसी भी मान रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस क्यों है पस्त, बीजेपी कैसे है मस्त, कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने का संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार से लेकर देश भर में विपक्ष का बुरा हाल है। विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस के आला नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव नजर आते हैं। अब बिहार में करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी भी विदेश दौरे पर निकल गए हैं। अब इस साल बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में भाजपा नेताओं ने दौरे शुरू कर दिए हैं, पर विपक्षी खेमे में अभी तक खामोशी पसरी हुई है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुसर। सर, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल तक विपक्ष पस्त नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, विपक्ष केवल चुनाव के दौरान ही एक्टिव नजर आता है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के नेता हैं। दोनों चुनाव के समय ही एक्टिव नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जब बीजेपी को 2019 की 330 सीटों के मुकाबले केवल 240 सीटें मिली तो विपक्ष बहुत उत्साहित हो गया और उसे लग रहा था कि अब नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया। कांग्रेस के पीएम फेस रहे राहुल गांधी तो इसी से गदगद थे कि 2 बार असफल रहने के बाद तीसरी बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें मिल गई। विपक्षी नेताओं को इस बात का तनिक आभास नहीं था कि इसके बावजूद बीजेपी उस मुकाम तक पहुंच सकती है जहां कभी वो हुआ करते थे। तो मुस्लिम वोटों के लिए आज विपक्ष के तब भी कई रूप दिखे और आज भी उन्हें उन्हीं के रूपों पर अधिक भरोसा है। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही विपक्ष सिमटा हुआ है और बीजेपी उसका सीधा फायदा उठा रही है। मतलब जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसी की वजह से विपक्ष को ज्यादा नुकसान भी हो रहा है और फायदे में बीजेपी है। बिल्कुल, कहीं भी तुष्टीकरण होगी तो ध्रुवीकरण भी आगे होगा। अब देखिए, बिहार के चुनाव में, बंगाल के चुनाव के नतीजे यही बताते रहे हैं कि तुष्टीकरण के कारण वो जो होता है ना, वो हिंदुओं की गोलबंदी होती रही है। बिहार में तो दिखा है अभी। सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तबका सत्ताधारी और आज का विपक्ष करता रहा है। यहाँ तक कि इसके चलते सत्ता से बेदखल होने के बावजूद विपक्ष में यह सामान्य समझ विकसित नहीं हो पाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपवादों को छोड़कर उसे लगातार बीजेपी से मुंह की खानी पड़ रही है। तो अब तो मुंह भंग हो जाना चाहिए, तुष्टीकरण की नीति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को मोह भंग नहीं हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार के चुनाव में विपक्षी गोलबंदी का एक ही मकसद रहा कि मुस्लिम वोट उससे मिल जाए। वे यह समझ नहीं पाए कि बहुसंख्यक हिंदुओं की रणनीति की आरंभ से अब तक पैरोकार रही भाजपा अपने इसी अटल सिद्धांत के कारण लगातार सफलता हासिल करती जा रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हुआ, मतलब नगर निकाय का चुनाव हुआ और वहाँ भी बीजेपी को इस बार बड़ी सफलता मिली है। अब उसने विपक्ष की आंखें, मुझे लगता है कि इस हार से खुल जानी चाहिए। मुसलमानों ने असुद्दीन ओवैसी को ही अपना नेता माना है, उन पर ही ज़्यादा भरोसा जताया है। तो तभी तो उनके 8 वहाँ पार्षद जीत गए हैं। MIM के 8 जीते हैं, शरद पवार के 1। सोचिए ना क्या हालत है उनकी। और पहली बार वहाँ पर महायुति की सरकार मेयर बनने जा रहा है मुंबई में। तो जहाँ पर कभी शिवसेना की ठसक थी, जहाँ पर उसका दबदबा था, उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया। तो केवल तुष्टीकरण के जरिए चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि बीजेपी को चुनौती दे देंगे या पटकनी दे देंगे, तो संभव नहीं हो पाया है अभी तक और आगे भी नहीं होगा। सर, लेकिन कांग्रेस जो है वो तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज हाल बुरा है उनका। देखिए, कांग्रेस देश की ही नहीं दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने हाल ही में अपनी स्थापना के 150 साल पूरे किए हैं और इसके बावजूद देश में सबसे खराब हाल में कांग्रेस ही है।
उसकी यह दुर्गति 1989 से शुरू हुई और अब तक जारी है। वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के पतन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी केंद्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। अब कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस राज्यों की सत्ता से गायब है। तमिलनाडु और झारखंड को छोड़ दें तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर गठबंधन सरकारों में उसकी भागीदारी हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि देश भर में राजनीतिक परिदृश्य से कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया या किनारे कर दिया? कांग्रेस अगर इस बात पर ठीक ढंग से मंथन और चिंतन कर ले तो शायद स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस तो ढरे पर चल रही है, पुराने ढरे पर, बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। और जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, जो प्रदेश के नेता, वो भी उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए उसका हाल यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, और अब बंगाल में भी बहुत मुश्किल में है ममता बनर्जी। 2014 से ही कांग्रेस हार रही है और अभी भी कोई करिश्मा का उम्मीद नहीं है। देखिए कांग्रेस 2014 से 2024 के बीच लगातार लोकसभा के 3 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस की न सिर्फ लोकसभा चुनाव में हार हुई है बल्कि उसकी सीटें भी 2 चुनाव में इस कदर घटी है कि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं बची। 2014 में तो कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और मोदी पहली बार चेहरा बने थे बीजेपी के। बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी और उसे केवल लोकसभा में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। 2019 में स्थिति थोड़ी सुधरी लेकिन उसे 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी गोलबंदी का लाभ उठाते हुए कांग्रेस ने 2024 में 99 सीटें जीतने में कामयाब भी हासिल की। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? सरकार बनाने के लिए ये सीटें काफ़ी नहीं थी। लेकिन तब जाकर विपक्ष इंडिया ब्लॉक के पीएम फेस रहे राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया। राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। लगातार राज्यों में उसकी सत्ता समाप्त होती गई और अब देखिए क्या हाल है। सर, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को मतलब मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। पंजाब में भी बुरा हाल हुआ। झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन सरकार में है। पुडुचेरी में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन अगली बार सत्ता में वापसी उनके लिए आसान नहीं होगा। यह आशंका इसलिए है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से कांग्रेस राज्यों में लगातार हार रही है चुनाव। कर्नाटक के राजनीतिक घमासान से इसके भीतर के अंतर्विरोध का भी को समझा जा सकता है। वहाँ भी तो मारामारी मचा है कांग्रेस में, तो वहाँ भी सरकार बचेगी या नहीं कह पाना बड़ा मुश्किल है। और 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्यों में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस को तो हार का ही सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, अभी तक 20 से अधिक चुनाव 12 सालों के दौरान हो चुके हैं और कांग्रेस हार चुकी है सारे चुनाव। कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों में कांग्रेस अपने बूते सरकार बनाने में सफल नहीं रही है। झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में सरकार में शामिल है। तमिलनाडु में उसे अपने लीडिंग पार्टनर से खटपट की सबको पता है। साल भर के अंदर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए हैं। सब में कांग्रेस की हालत खराब रही है। झारखंड में जरूर क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस सरकार में शामिल है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनती दिख रही है जिसमें कांग्रेस को सत्ता सुख से वंचित होना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सर, और मुंबई निकाय चुनाव की बात करें तो उसमें भी बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है। बिल्कुल, दलीय आधार पर होने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। बीएमसी चुनाव में बंगाल में तो कांग्रेस का सफाया हो ही चुका है, आपको पता ही है। पंचायत या दूसरे चुनाव में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं दिखता है और विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक ही नहीं है। बंगाल के आसन्न असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस की स्थिति में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि न उसका संगठन मजबूत है और न कोई उसका नाम लेने को तैयार है। कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के विरोध में लगातार बोल रहे हैं। जो बीजेपी के स्वर हैं, मतलब लग रहा है कि बीजेपी के साथ है। तो जहाँ विपक्ष बिल्कुल बटा हुआ है, कांग्रेस को ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए कायदे से, लेकिन ममता बनर्जी पर कांग्रेस वहाँ हमलावर है। जाहिर है फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी को लगातार फायदा मिल भी रहा है।
कभी 3 सीट जीतने वाली बीजेपी अब 77 विधायकों वाली पार्टी हो बन गई है बंगाल में। और इस बार जिस तरह से माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो वही तुष्टीकरण की वजह से, ममता दीदी की, तो कहीं हिंदुओं की गोलबंदी हो गई तो सत्ता भी जा सकती है। केंद्रीय नेतृत्व भी बंगाल चुनाव के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस में कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। राहुल जी कहाँ हैं? तो बुरी स्थिति है कांग्रेस। सर, तो क्या कांग्रेस का आगे कोई भविष्य दिख रहा है? देखिए, बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा। आपने देखा, गठबंधन को 243 में से 35 सीटों पर जीत मिली है। 25 सीटें आरजेडी को, 6 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें वाम दलों को और 1 IM को और 5 MIM को। तो आप सोचिए कि कितनी बुरी हालत है। कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक जीते हैं। उसमें भी एकता नहीं है। पार्टी के विधायक कभी भी भाग सकते हैं। पार्टी की बैठकों से निर्वाचित विधायक लगातार गायब रह रहे हैं। अब तो बिहार में ये चर्चा आम है कि कांग्रेस के सभी विधायक पाला बदलने वाले हैं। वैसे भी बिहार में 2017 से ही कांग्रेस विधायकों के टूटने का इतिहास रहा है। इस बार भी कांग्रेस विधायक अगर टूटकर जेडीयू या बीजेपी के साथ चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह आशंका इसलिए भी है कि विधायकों और कांग्रेस नेताओं के बीच खूब छिछलेदर होने लगी भाई। तो बहुत बुरा हाल है कांग्रेस का। सर, तो ये गांधी फैमिली पर निर्भरता ही कहीं कांग्रेस की इस दुर्गति का प्रमुख वजह तो नहीं? बिल्कुल, सोनिया राहुल का पार्टी में दबदबा है। अब तो इसके खिलाफ कांग्रेस के भीतर आवाज़ उठने भी लगी है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की है। उससे यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं करती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उड़ीसा के एक पूर्व विधायक ने भी कांग्रेस नेतृत्व की खुलकर आलोचना की है। इस पर विचार करने के बजाय कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तो खुले रूप से कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी सीखने को तैयार नहीं है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस हार का रिकॉर्ड बना रही है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हारी है और राहुल गांधी को पीएम का फेस बनाकर हारी है। जनता ने तो उनके चेहरे को हर बार नकारा ही है। लेकिन अब पार्टी के भीतर से भी इस तरह का स्वर फूटने लगा है और प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग उठने लगी है। राहुल गांधी से कांग्रेस का अब भला नहीं होने वाला है, कांग्रेसी भी मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि कांग्रेस गांधी परिवार से किनारा कर ले या उसी परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी को आजमाए। पर राहुल ऐसा होने देंगे या सोनिया गांधी होने देंगी, मुझे नहीं लगता है कि ये संभव होगा। क्योंकि इसके लिए तो कांग्रेसी खुलकर जब आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। और कोई कांग्रेसी राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं दिखाता। राहुल के नेतृत्व में जिस तरह कांग्रेस चुनाव हारती जा रही है उससे हार का रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। कांग्रेस में एक ही परिवार के दबदबे के कारण सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने भी किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी ने तो काफ़ी पहले कांग्रेस से ही अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी। शरद पवार ने भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का गठन किया था। राहुल के रहते कांग्रेस में भी आगे ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कांग्रेस टूट सकती है, जैसे कांग्रेस से ही टूटकर ममता बनर्जी गई ना, शरद पवार गए, ठीक है। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अपनी हार की समीक्षा ईमानदारी से करनी पड़ेगी और नए सिरे से पार्टी और संगठन को खड़ा करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कांग्रेस की रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।